हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी में एडीसी 9 to 12। आज मैं आपके लिए एक अलग सीरीज़ लेकर के आई हूँ नीट 2022 की प्रिपरेशन की। मैं क्लास 11th के चैप्टर से शुरू करूँगी। चैप्टर का फ्लो चार्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये आपका जॉब है कि आप एनसीईआरटी बुक के हर लाइन को अच्छी तरह से पढ़ें। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप आंसर कर पाओगे। हर चैप्टर के अंत में मैं उस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दूंगी। इसके अलावा पिछले साल नीट 2021 का जो क्वेश्चन था उसको भी विथ सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन मैं अपलोड करूंगी। तो आज इसी को शुरू करते हैं। हाय, मैं हूं कौशल्या बोस। तो आज शुरू करते हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये यूनिट 1 का चैप्टर है और चैप्टर शुरू होता है लिविंग वर्ल्ड से। व्हाट डू यू मीन बाय द लिविंग वर्ल्ड? ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। जो बायोलॉजी पढ़ रहे हो उनको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ल्ड और नॉन लिविंग वर्ल्ड में फ़र्क क्या है। फाउंडेशन लेवल पर देखें तो चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। हमारे नेचर में जो भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ये सारे एलिमेंट्स नेचर में भी अवेलेबल हैं और लिविंग सिस्टम में भी अवेलेबल हैं। तो लिविंग सिस्टम यानी लिविंग वर्ल्ड और नॉन लिविंग में फ़र्क क्या है? जाहिर सी बात है, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जिसमें ग्रोथ है, जो ग्रो करता है। ऑफ कोर्स एक छोटा बच्चा बड़ा होता है, एडल्ट होता है। लिविंग सिस्टम वो है जिसमें रिप्रोडक्शन होता है। लिविंग सिस्टम हैविंग द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। ये नॉन लिविंग में पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स ओवरऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी। तो रिएक्शन तो केमिस्ट्री लैब में भी हो सकता है। रिएक्शन तो जब हम एंजाइम्स और सबस्ट्रेट को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो वहाँ भी होता है। बट लिविंग सिस्टम के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है दैट इज़ वेल रेगुलेटेड, सेल्फ कंट्रोल्ड। लेबोरेटरी में सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं है, लेकिन लिविंग सिस्टम में सेल्फ कंट्रोल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन है विच इज़ कंप्राइज्ड ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मॉलिक्यूल्स या तो नए बनते हैं या फिर टूटते हैं, दैट इज़ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि लिविंग सिस्टम में देयर इज़ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन एट लोअर एज वेल एज एट हायर लेवल्स। ये सारे एलिमेंट्स का जुड़ करके मॉलिक्यूल बनना, मॉलिक्यूल्स का जुड़ करके कंपाउंड्स बनना, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनना, एंड देन टू एग्रीगेट टू फॉर्म अ सेल, सेल्स का एग्रीगेशन टू मेक टिश्यूज़। तो सेल्यूलर लेवल पर तो ऑर्गेनाइजेशन है ही, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और उसके बाद हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है कि सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म टिश्यूज़, टिश्यूज़ join to form organs, then organ systems, and all the organ systems working in cooperation with each other, that is called higher level of organism, that is organism. फिर organisms आपस में interact करते हैं, that is population. different populations आपस में interact करते हैं, that is community. and different communities जब आपस में interact करते हैं तो that we call ecosystem, and ultimately biosphere. that is the increasing level of complexity in biological world. तो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये लिविंग सिस्टम में ही देखा जा सकता है। इसके अलावा लिविंग सिस्टम में हम लोग देखेंगे बायोडाइवर्सिटी। इतने तरह के प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, काउंटलेस, सभी डाइवर्स हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो डाइवर्सिटी है दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम। इतनी डाइवर्सिटी तो नॉन लिविंग वर्ल्ड में है ही नहीं। तो लिविंग सिस्टम के ये पर्टिकुलर जो कैरेक्टर्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी, लिविंग सिस्टम जो कई तरह के हैं, एंडलेस, मैंने जैसा बताया। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसको समझने के लिए हम लोग जो सिस्टम लेते हैं दैट इज़ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है जो बायोडाइवर्सिटी को डील करता है। देखो, ये संभव नहीं है किसी के लिए कि मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ को स्टडी कर पाए।
उसके लिए हमको पहले उसको क्लासीफाई करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, उसकी प्रॉपर कैटेगरीज बनानी होगी, so that when we study a single example of that category, it means we are having almost detailed knowledge of that particular category. तो ये ज़रूरी है कि सभी ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई कर लें। तो टैक्सोनॉमी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ कैरेक्टराइजेशन। पहले तो जो ऑर्गेनिज्म हम स्टडी करना चाहते हैं उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करें, कैरेक्टर्स को स्टडी करने के बाद आइडेंटिफाई करें कि ये ऑर्गेनिज्म के ओवरऑल कैरेक्टर के हिसाब से ये किस कैटेगरी का है, आइडेंटिफाई करना है उस कैटेगरी को। उसके बाद उसको उस ग्रुप में रखना यानी क्लासिफिकेशन करना, उसको कैटेगराइज करना, और अंत में जब उसको कैटेगराइज हम कर लिए तो उसके लिए एक प्रॉपर नाम का चुनाव करना। नेमिंग ऑफ द स्पीसीज़, नेमिंग इज़ कॉल्ड नोमेनक्लेचर। ये बहुत ही स्पेसिफिक है। नेमिंग जो है इतना ही स्पेसिफिक होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम होगा। आप जानते हो कि हम किसी भी चीज़ को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड देते हैं, डिफरेंट लोकेलिटी में उसका नाम बदल जाता है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें, साइंटिफिक नेम, तो दैट इज़ सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दैट इज़ बेस्ड ऑन ऑल दीज स्टेप्स, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो सबसे फेमस है दैट इज़ कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल, जैसा कि आप समझ रहे हो कि बाइनोमियल, बाई मीन्स टू, इसके दो पार्ट्स होंगे, और जो दो पार्ट होंगे, पहला पार्ट होगा नेम ऑफ द जेनस और दूसरा पार्ट होगा नेम ऑफ द स्पीसीज़। और इसके स्पेसिफिक रूल्स हैं कि हाउ टू राइट साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम के लिए इंटरनेशनल कोड बना हुआ है, इंटरनेशनल कोड के हिसाब से हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो जो फर्स्ट नाम होता है जेनस, वो हमेशा कैपिटल से शुरू होता है। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो होमो इज़ द जेनस, एच वी विल राइट विथ कैपिटल, और सेपियंस इज़ द स्पेसिफिक नेम जिसमें एस स्मॉल लेटर होगा। और अगर हमने ये हैंड रिटन लिखा हुआ है तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। रिमेंबर, सेपरेटली, अगर आप ऐसे कर देते हो तो गलत है। यू हैव टू यूज़ सेपरेट लाइन फॉर दिस। और अगर ये बुक में प्रिंटिंग में है तो इटैलिक्स में होगा। आप देखोगे कि जो साइंटिफिक नेम्स होंगे वो जनरल प्रिंटिंग से ज़रा अलग होता है, वो इटैलिक्स में होता है, ताकि आपको समझ में आए कि ये कोई वर्ड नहीं है, इसके लिए आप डिक्शनरी नहीं ढूंढोगे, ये जस्ट नेम है, इट्स नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये है नोमेनक्लेचर। और पूरे वर्ल्ड में दो बोर्ड हैं, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये प्लांट्स के लिए है, ये एनिमल्स के लिए है। कभी कभी बाइनोमियल की जगह ट्राइनोमियल भी यूज़ करते हैं, बहुत रेयर केसेस में यूज़ करते हैं। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का सब स्पीसीज़ डालना चाहें तो सब स्पीसीज़ के लिए थर्ड वर्ड आ जाए, या फिर कभी कभी थर्ड पार्ट जो होता है दैट इज़ सिग्निफाइंग द नेम ऑफ द डिस्कवरर, साइंटिस्ट का नाम। जैसे मान लीजिए लिनियस, तो होमो सेपियंस एल, एल स्टैंड्स फॉर लीनियस। द जो साइंटिस्ट हुए जिनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, उनका नाम था कैरोलस लीनियस। तो ये साइंटिफिक जो साइंटिस्ट के नाम वगैरह हैं वो सब आपको बुक से लर्न करने हैं। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में जाऊंगी। अब सवाल आता है, एक और वर्ड है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी सिनोनिमसली यूज़ होता है। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी? दोनों में ही वी यूज़ द कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। लेकिन सिस्टमैटिक्स में क्या है कि हम ये सब कुछ करने के बाद उस ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर पोजीशन में प्लेस करते हैं। एक्चुअली क्लासिफिकेशन में हमने जो कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं, जो सारे प्री डिसाइडेड कैटेगरीज़ हैं, जिसमें आइडेंटिफाई करके हम उसको ग्रुप करते हैं, जब हम उसमें उसको प्लेस कर देते हैं प्रॉपर वे में तो उसको कहा जाता है सिस्टमैटिक्स।
तो टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बीइंग का, होमो सेपियंस। जैसा कि आप जानते हो कि टैक्सोनॉमी में कुछ टैक्सा यानी कैटेगरीज बनाए गए हैं। ये जो टैक्सा है, हाईएस्ट है किंगडम, फिर फाइलम, अगर प्लांट है तो फाइलम की जगह डिवीज़न है, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज़। किंगडम जो है वो उसमें कुछ बहुत ही लिमिटेड कॉमन कैरेक्टर्स को देखा जाता है। फाइलम में नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स और ज़्यादा होते हैं, जिसके आधार पर हम उसको इंक्लूड करेंगे। क्लास की बात करें तो कुछ रिलेटेड क्लासेस को एक फाइलम में डाला गया है, उसी तरह से रिलेटेड ऑर्डर्स को क्लास में, रिलेटेड फैमिलीज़ को ऑर्डर में, रिलेटेड जेनस को एक फैमिली में और रिलेटेड स्पीसीज़ को एक जेनस में। तो स्पीसीज़ इज़ द लोएस्ट यानी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड किंगडम इज़ द हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीसीज़ जो है, यहाँ पर जो भी मेंबर्स होंगे स्पीसीज़ के, उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स मिलते जुलते होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जब कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हम सेम देखते हैं तो उसको एक स्पीसीज़ में इंक्लूड करते हैं। अब अगर थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हो गई तो स्पीसीज़ अलग हो जाएंगे। तो जो बहुत सेम स्पीसीज़ हैं उनको एक जेनस के अंदर रखा गया, जो लगभग सिमिलर जेनस है उसको एक फैमिली के अंदर, इस तरह से। तो होमो सेपियंस की अगर हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द सिस्टमिक पोजीशन, तो हमको ये पूरा हाईएस्ट टू लोएस्ट कैटेगरी शो करना पड़ेगा, तब ये होगा सिस्टमैटिक्स। सिंपली अगर टैक्सोनॉमी की बात करें तो होमो सेपियंस बिलोंग्स टू द फाइलम, सपोज कॉर्डाटा। होमो सेपियंस बिलोंग टू द फैमिली होमोनिडी। तो कोई एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में बता सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम सिस्टमैटिक्स वर्ड यूज़ करेंगे तो हमको प्रॉपरली टॉप टू बॉटम यानी हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल ऑफ कैटेगरी को मेंशन करना पड़ेगा, तब ये कहलाएगा सिस्टमैटिक्स। तो बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन वैसे तो बहुत एंशिएंट समय से चल रहा है। यूजुअली हम लोग किसी भी चीज़ का क्लासीफाई करते ही रहते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज सच बहुत ही पुराना है, और शुरू में जो क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का किया गया था दैट इज़ आर्टिफिशियल इसलिए कि बहुत कम कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया था फॉर द सेक ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर देखा गया कि इस तरह से जो ग्रुप तैयार हुआ उसमें अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स भी शामिल हो गए। अगर हम कहें कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो उड़ सकते हैं उसको एक ग्रुप में रखें, तो उसमें क्या होगा कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, ये सारे एक ग्रुप में आ जाएंगे। बट यू नो इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स, दे डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड, जबकि जो बर्ड्स हैं उसमें स्केलेटल सिस्टम होता है, उसके विंग्स जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं। इंसेक्ट्स के विंग्स जो होते हैं एक्सटर्नल एक्सटेंशन होता है। बैट्स का जो विंग्स है वो स्किन का एक्सटेंशन होता है। तो इट्स लगता है कि इतना बेकार क्लासिफिकेशन किया गया। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में ऐसे ही लिमिटेड कैरेक्टर्स लिए जाते थे, और ये प्रिमिटिव सिस्टम है क्योंकि उस समय उतना इंटरनल स्टडी का डिटेल्स हो नहीं पाता था, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो पाता था। तो जैसे जैसे बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स इवॉल्व करता गया, एडवांस होता गया, वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनिजम्स वो हमें मिलता गया, तो उसमें चेंजेस आते गए। तो जो एंशिएंट सिस्टम है वो आपको आर्टिफिशियल मिलेंगे। फिर बाद में ऑर्गेनिजम्स की डिटेल स्टडी की गई बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द टेक्निक्स। तो नेचुरल सिस्टम आया। नेचुरल सिस्टम में नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स टू बी स्टडीड फॉर ऑर्गेनिज्म वो और ज़्यादा हो गए, तो बहुत हद तक जो क्लासिफिकेशन था वो जेन्युइन लगा। लेकिन फिर भी इसमें भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि जब हम ग्रुप करते हैं तो ग्रुप में इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखना ज़रूरी है। किस ऑर्गेनिज्म से डेवलप होकर के अगला ऑर्गेनिज्म आया, यानी उसका एंसेस्ट्रल पार्ट भी हमें देखना है। इसको कहते हैं फाइलोजेनिक, यानी इवोल्यूशनरी वे। तो सबसे पहले बैक्टीरिया आया, उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है जैसा कि आप जानते हो। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स, जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप किया, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आए। तो प्रोकैरियोट पहले आया, फिर यूकैरियोट आया, इसके बाद मल्टी सेल्यूलर आए, फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम इवोल्यूशन को इसमें शामिल करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करें, तो दिस इज़ द बेस्ट। सो फाइलोजेनिक और द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ये अभी हम लोग यूज़ करते हैं, और इसके तहत अभी जो
किंगडम हम लोग यूज़ करते हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स को टोटल कितने किंगडम में बांटा गया, तो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिस्टम में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इन्होंने दुनिया के जितने ऑर्गेनिजम्स है उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया, दैट इज़ प्लांट एंड एनिमल। इसे कहते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटी एंड एनिमेलिया, बेसिकली दिस। लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स रह गए, जैसा कि मैंने बताया कि इवोल्यूशनरी लाइन प्लांटी पहले आया या एनिमेलिया पहले आया, ये बात यहाँ पर साबित नहीं होती है। 2 पैरेलल लाइन, एक प्लांटी की तो एक एनिमेलिया की, इनका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से ओरिजिन किया? प्लांट ने एनिमल को दिया या एनिमल ने प्लांट को दिया? दैट इज़ नॉट बीइंग क्लैरिफाइड ओवर हियर। तो उसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने दिया था। ये फाइलोजेनेटिक है और फाइलोजेनेटिक होने की वजह से दिस इज़ मोर ऑथेंटिक। विटेकर ने सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम, टोटल 5 किंगडम में बांटा और इस तरह से उसको अरेंज किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब यहाँ पर देखो कि बेस में मोनेरा है, तो इस पिक्चर को देखते ही एक बात क्लियर हो जाती है कि सबसे पहले मोनेरा ही इस अर्थ पर आया। मोनेरा इज़ द ग्रुप ऑफ ऑल बैक्टीरिया, जितने बैक्टीरिया हैं सबको मोनेरा में रखा गया। एज यू नो, बैक्टीरिया मीन्स दे आर प्रोकैरियोटिक, तो दुनिया के जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, वो सारे के सारे मोनेरा में रखे गए। इसके अलावा तो ये एक सिंगल कैरेक्टर है, ऑल प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड अंडर मोनेरा। अब मोनेरा से आया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेल्युलर बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी इसमें जो न्यूक्लियस था वो वेल डिफाइंड था। तो मोनेरा से प्रोटिस्टा आया, ये जाहिर हो गई। अब मोनेरा में कई तरह के मोनेरा थे, कुछ ऑटोट्रॉपिक मोनेरा, हेटेरोट्रॉपिक मोनेरा, सैप्रोफाइटिक, तो वो सारे इवॉल्व किए प्रोटिस्टा में। जो ऑटोट्रॉपिक थे वो ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा बने, हेटेरोट्रॉपिक मोनेरा हेटेरोट्रॉपिक प्रोटिस्टा बने, और सैप्रोफाइटिक मोनेरा सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा बने। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें भी मिक्स्ड है, इसमें भी मिक्स्ड है। अब फर्दर क्लासिफिकेशन उन्होंने किया कि यही प्रोटिस्टा जब मल्टी सेल्यूलर बन जाता है तो बनता है फंजाई या प्लांटी या एनिमेलिया। ये सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है? जो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा थे वो बन गए फंजाई, तो मल्टी सेल्यूलर होने के साथ साथ ये सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सैप्रोफाइटिक। उसी तरह से प्लांटी अगर है तो ये ऑटोट्रॉपिक है। जितने ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा थे जब वो मल्टी सेल्यूलर बने तो तो वो प्लांटी बने। उसी तरह से जो हेटेरोट्रॉपिक थे वो जब मल्टी सेल्यूलर बने तो एनिमेलिया कहलाए, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया हेटेरोट्रॉपिक। तो देखो हेटेरोट्रॉपिक तो ये भी है, ये भी है, लेकिन ये सैप्रोफाइटिक है और ये होलोजोइक है। दे टेक फूड एंड देन डाइजेस्ट, और इस केस में दे डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड द बॉडी। तो बहुत ही लिमिटेड कैरेक्टर्स के साथ ये एक्सप्लेन कर दिया गया। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व्ड मोनेरा देन प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से 3 पैरेलल ब्रांचेस निकले। ये तीनों ही प्रोटिस्टा से आए, तो प्रोटिस्टा इज़ द एंसेस्टर ऑफ ऑल द 3 डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। 3 अलग अलग ब्रांचेस हो गए, सैप्रोफाइटिक, ऑटोट्रॉपिक एंड होलोजोइक। अब बेसिकली हम लोग एक एक किंगडम को ज़रा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, मोनेरा द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया। तो ऐसा है कि बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं हैं। हाँ, मेटाबॉलिक रिएक्शन के तौर पर उनमें वैरायटी मिलती है। शेप जो है उसका अलग अलग होता है, जैसे कुछ बैक्टीरिया स्फेरिकल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया रॉड शेपेड, कुछ यूँ स्पाइरली और कुछ कॉमा शेपेड यूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप दे आर बीइंग क्लासिफाइड एज कॉकी, बैसिलस, स्पाइरली, विब्रियो।
लेकिन क्लासिफिकेशन जो फाइलोजेनेटिक है उसमें हम लोग बेस करते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इवोल्यूशन के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया बैक्टीरिया का वो है आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो है प्रिमिटिव है, ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो माना जाता है कि अर्थ पर सबसे पहले आया, बिकॉज दे कैन विथस्टैंड ऑड सिचुएशंस, ऑड और द स्ट्रेस कंडीशंस ऑफ नेचर, जैसे हाई सैलिनिटी, हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिटी। ऐसे कंडीशन में जो बैक्टीरिया जी सकें, दैट इज़ बिकॉज देयर सेल वॉल इज़ वेरी स्पेसिफिक, दे आर हैविंग ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ताकि वो इस हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिटी या हाई सॉल्ट सॉल्यूशन में जिंदा रह सकें। तो जो हाई सॉल्ट सॉल्यूशन में जिंदा रहते हैं उसको हेलोफाइल्स कहते हैं, जो हाई टेम्परेचर में उनको थर्मोफिलस कहते हैं या थर्मोफाइल्स कहते हैं। और थर्मोफाइल्स के साथ चूँकि टेम्परेचर, जैसे कि जो सल्फ़र के स्प्रिंग्स होते हैं वहाँ पर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो सल्फ़र से सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं जिसमें हाई एसिडिटी एंड ऑफ कोर्स टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करता है, तो इनको कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स। इसके अलावा ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मार्शी प्लेसेस में पाए जाते हैं, हमारे गट के अंदर पाए जाते हैं, रूमेंस यानी जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जो सेल्यूलोज डाइजेस्ट करते हैं वहाँ पाए जाते हैं, माइंस में पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड मिथेनोजेंस। आपने सुना होगा मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, गोबर गैस प्लांट में भी मिथेनोजेंस इस टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये प्योरली एनारोबिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो हमारे गट के अंदर भी पाया जाता है। तो इन सब की लिविंग कंडीशन को देखते हुए पता लगता है कि दे आर very primitive because in the beginning the condition of the earth was not suitable for the living being. Temperature was very high, the ocean, the sea, it was having very high concentration, still it is having कि salt concentration बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में वही organisms जी सकते थे जो ऐसे हालात में ज़िंदा रह सकें। तो ये आज भी हैं, इस बात को बताते हैं कि इवोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ था। यू बैक्टीरिया, यू मतलब ट्रू, तो ये सही मायने में बैक्टीरिया है जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, उसका न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, ओनली क्रोमोसोमल डीएनए होता है, दैट इज़ सर्कुलर। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है सर्कुलर, उनको प्लाज्मिड्स कहते हैं। मेसोसोम्स पाया जाता है वगैरह वगैरह। किसी किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है तो उसको कैप्सुलेटेड कहते हैं, नहीं होता है तो नॉन कैप्सुलेटेड कहते हैं। तो यू बैक्टीरिया के बारे में 9th में आपने जो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर पढ़ा, दैट्स एनफ। साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी काफ़ी एडवांस माना जाता है क्योंकि बैक्टीरियल पिगमेंट के अलावा इसमें ग्रीन पिगमेंट भी पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि साइनोबैक्टीरिया में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो थाइलाकॉइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें पिगमेंट्स अटैच होते हैं। आप जानते हो कि बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, जिसको हमने मोनेरा में डाला हुआ है। ओके, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, लेकिन साइनोबैक्टीरिया एक्सेप्शन है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है थाइलाकॉइड्स। आप जानते हो कि ये स्ट्रक्चर हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखा था, जिसके अंदर पिगमेंट्स, क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो अटैच्ड होते हैं इसके मेम्ब्रेन के साथ। तो इसका पाया जाना ये बताता है कि साइनोबैक्टीरिया इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। देखो, ऑर्गेनिज्म अचानक से चेंज नहीं होता, उसमें धीरे धीरे चेंजेस आएंगी। तो जब इवोल्यूशन हो रहा है तो जैसे साइनोबैक्टीरिया है, इसमें कुछ कैरेक्टर्स तो ट्रू बैक्टीरिया के हैं, जैसे इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरियल पिगमेंट्स जो हैं एंथोसाइनिन जैसे पिगमेंट, ज़ैंथोफिल जैसे पिगमेंट, और इसके अलावा क्लोरोफिल पिगमेंट भी इसमें पाया जाता है जो बताता है कि ये बैक्टीरिया प्लांट जैसा है, इसलिए इसको एल्गी कहते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, साइनोबैक्टीरिया या तो फिलामेंटस होते हैं यूँ, या कॉलोनियल होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर। तो इसमें थोड़ी बहुत मल्टी सेल्युलरिटी भी दिख रही है। सो इट इज़ नोन एज द मोस्ट एडवांस्ड आउट ऑफ द बैक्टीरिया अंडर मोनेरा।
तो हर ग्रुप में आपको इस तरह का मिलेगा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो एडवांस होंगे, जो बताएंगे कि किस तरह से वो अगले टैक्सा की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी उसकी कैटेगरी कैसे इवोल्यूशन वाइज आगे बढ़ रही है। मोनेरा के रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली आसेक्सुअल है, बाइनरी फ्यूजन डिवाइडिंग इनटू 2, और ये अमाइटोसिस है। इसमें जो डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए, वो डुप्लीकेट करता है, उसके बाद सेल 2 भागों में डिवाइड कर जाता है, जिसमें एक एक डीएनए की कॉपीज चली जाती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है, इसको सेक्सुअल कहा जाए या नहीं कहा जाए उस पर एक आर्गुमेंट है, लेकिन आप जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का बनना, फ्यूज़न होना, जाइगोट बनना, ये सारी बातें हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक कैरेक्टर और भी है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हम मान सकते हैं कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो उसके मेथडोलॉजी क्या क्या है? कंजुगेशन, जिसमें 2 बैक्टीरिया पास आएंगे और सेक्स पिलाई के ज़रिए ये कांटेक्ट करेंगे, और फिर जो डीएनए है वो डुप्लीकेट करके एक से दूसरे में जाएगा। तो एक होगा डोनर, अदर को मेल माना जाता है और रेसिपिएंट को फीमेल माना जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप है। कंजुगेट करने के बाद फिर ये अलग हो जाते हैं। डीएनए जब ट्रांसफ़र हो गया फिर ये अलग हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में ये पढ़ोगे कि बैक्टीरिया की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके चारों तरफ मीडियम में अगर डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं और सूटेबल कल्चर कंडीशन है, यानी हीट शॉक वगैरह है, तो ये जो डीएनए है उसके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाता है और बैक्टीरिया के मेन डीएनए के साथ वो ऐड होता है। तो इससे क्या है कि इस बैक्टीरिया में फॉरेन डीएनए यानी बाहर का डीएनए ऐड हो जाता है और इस बैक्टीरिया में एक नया कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ द बैक्टीरिया टू इनकॉर्पोरेट द डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड विच इज़ प्रेजेंट इन द सराउंडिंग मीडियम इज़ द कॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसी प्रॉपर्टी की वजह से हुई। तो दिस इज़ ऑल्सो ए मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड ट्रांसडक्शन, जैसा कि आप जानते हो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफैग। तो बैक्टीरियोफेजेस जब उसको इन्फेक्ट करते हैं तो इसके अंदर वायरस का डीएनए चला जाता है और ये बैक्टीरिया के मेन डीएनए से अटैच हो जाता है। उसके बाद वायरस जो है वो बैक्टीरिया के डीएनए को ओवररूल करता है और अपनी कॉपीज़ बनाता है। तो अपनी कॉपीज़ बनाने के बाद जब ब्लास्ट करके यहाँ से निकलता है, जब लिसिस फेज़ होता है, लिसिस दैट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ द सेल, जब लिसिस होगा तो ये बैक्टीरियोफेज के ढेर सारे पार्टिकल्स जो नए बने हैं वो निकल जाते हैं। तो जब वो निकलते हैं तो उसमें बैक्टीरिया के भी कुछ डीएनए का हिस्सा हो सकता है। तो जब वो दूसरे बैक्टीरिया को यहाँ से निकलने के बाद जो नए बैक्टीरियोफेज बनेंगे वो जब इसको इन्फेक्ट करते हैं तो इस बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा इसके साथ ऐड हो जाता है। So when DNA fragment of one bacteria is getting transferred from one bacteria to the other with the help of bacteriophages during infection, this genetic recombination is known as transduction. तो ये 3 modes हो सकता है। और बता दूं कि जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का वो सेल्यूलोज नहीं होता है, दैट इज़ ओलिगोसैकेराइड। और ये ओलिगोसैकेराइड का जो है वॉल, उसको वॉल नहीं कहके कैप्सूल कहते हैं। सभी बैक्टीरिया में नहीं होता है, जिस बैक्टीरिया में होता है उनको कैप्सुलेटेड कहेंगे, जिसमें नहीं होता है उनको नॉन कैप्सुलेटेड कहेंगे। उसी के आधार पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी हैं। और एक ऑर्गेनिज्म है जैसे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म है, इसमें सेल वॉल बिल्कुल नहीं पाया जाता है और ये यूजुअली डिजीज़ कॉज करते हैं, सिर्फ डिजीज़ कॉज करते हैं। सो दे आर द स्मॉलेस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स नोन। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोनेरा एज ए होल। एग्जाम्पल्स जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया, सबके एग्जाम्पल्स आप देख लेंगे। न्यूट्रिशन की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि बैक्टीरिया में कुछ तो ऑटोट्रॉपिक हैं जिसमें पिगमेंट्स हैं, चाहे वो बैक्टीरियल पिगमेंट हो यानी रेड है, ब्राउन है एंड ब्लू ग्रीन है। तो वो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस 2 तरह का हो सकता है, एनऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस ना हो और ऑक्सीजेनिक जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो। साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, दे आर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस।
इसलिए उनको एडवांस माना जाता है और उनको प्लांट कैटेगरी में भी रखा गया था। शुरू में 2 किंगडम कैटेगरी जब थी तो बैक्टीरिया को प्लांट में रखा गया था, लेकिन वो जस्टिफाइबल इसलिए नहीं हुआ कि कुछ बैक्टीरिया जो सैप्रोफाइटिक है, जो बैक्टीरिया डिजीज़ कॉजिंग है, पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं, जो होलोजोइक मोड से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको कहाँ रखा जाए। दे शुड बी इन एनिमल्स। इसलिए ये सबसे अच्छा है कि मोनेरा यानी बैक्टीरिया का ग्रुप ही अलग हो जाए, ना उसको प्लांट में रखा जाए ना एनिमल में, बल्कि एक सेपरेट एंटिटी के रूप में एज मोनेरा वो रहे। बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में वो सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं जो यूकैरियोटिक है बट यूनिसेल्युलर हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे आर अगेन क्लासिफाइड। तो ये जो तीनों आप देख रहे हो, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लेनॉइड्स, ये सारे ऑटोट्रॉपिक हैं। प्रोटोजोअन्स जो है वो होलोजोइक है, यानी दे आर डिपेंडेंट ऑन फूड। एंड स्लाइम मोल्ड्स जो है वो सैप्रोफाइटिक है। तो इसमें जो क्राइसोफाइटा है ये ये प्लैंक्टन्स कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये बेसिकली वाटर में पाया जाता है, मराइन वाटर में पाया जाता है। एंड दे डोंट हैव लोकोमोटरी ऑर्गन, दे हैव टू फ्लो एज पर द वाटर करंट, उनको कहते हैं प्लैंक्टन्स। तो ये प्लैंक्टन्स हैं और मेराइन का ये अबाउट 90% ऑफ फोटोसिंथेसिस यही करते हैं। इसके अंदर आता है डायटम्स, एज द नेम सजेस्ट डाई एटम्स, 2 पार्ट्स। इसके बॉडी में 2 पार्ट होते हैं, जस्ट लाइक ए सोप केस। एक गर्डल के जरिए ये दोनों जो सेल वॉल हैं, ये सेल वॉल एक दूसरे के ऊपर ऐसे लिड की तरह सेट होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में सिलिका इम्प्रेग्नेटेड होता है। इसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है इसके सेल्यूलोसिक वॉल में। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिलिका द वॉल इज़ इनडेस्ट्रक्टेबल। और इसीलिए थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर इसके जो डेड बॉडीज़ हैं वो ओशन के बॉटम में कलेक्ट होते हैं एंड मीटर्स ऑफ डायटोमेसियस अर्थ यानी डायटम्स का बना हुआ लेयर्स डिपोजिशन तैयार करते हैं। उसको कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिन्स में, पॉलिशिंग में। तो डायटोमेसियस अर्थ का काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। डायनोफ्लैजिलेट्स एज द नेम सजेस्ट, इसमें 2 फ्लैजिला होंगे और इनके बॉडी में जो सेल वॉल है वो प्लेट्स का बना होता है, यानी अलग अलग सेगमेंट्स का बना होता है और ये काफ़ी रिजिड एंड टफ होता है। इसमें एक फ्लैजिला तो हमेशा सर्कुलर होता है और एक फ्लैजिला जो है वो फ्री होता है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें है स्टिफ सेल प्लेट्स। यूग्लेनॉइड्स जो है यूग्लेना लाइक ऑर्गेनिजम्स, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस तो ये करेगा। इसमें फ्लैजिला होता है और सेल वॉल इसमें एब्सेंट होते हैं, उसके बदले में इसके बॉडी को कवर करता है एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन विच इज़ नोन एज पेलिकल। एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉन्ग फ्लैजिला और क्लोरोप्लास्ट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। प्रोटोजोअन यानी एनिमल्स, प्रोटोजोआ को पहले एनिमेलिया किंगडम में शामिल किया गया था। तो अब ये प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम में नहीं है, प्रोटिस्टा में है। ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक, मीन्स दे टेक द फूड इनसाइड एंड देन दे डाइजेस्ट इट। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। और एज़ पर द और आप जानते हो कि एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में एक चीज़ और जो शामिल किया गया है, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लांट्स कैन नॉट, प्लांट्स आर रूटेड। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मेंटेन हुआ है, इनको एनिमल मानते हैं, तो इसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। तो प्रोटोजोआ को क्लासीफाई किया गया है फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अमीबॉइड यानी जिसमें सीडोपोडिया हो, विच मूव्स विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। देन फ्लैजिलेट्स विच मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, likewise with the help of cilia. And Sporozoa is one group in which the organisms produce spores which can transmit the disease from one person to the other. Spores वो स्टेज है लाइफ साइकिल का, कुछ प्रोटोजोन के केस में जो स्पोर स्टेज में ही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट होते हैं और डिजीज़ फैलाते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उसका जो स्पोर है स्पोरोजोआ, वही इन्फेक्ट करता है और मलेरिया कॉज करता है।
एंटामोeba हिस्टोलाइटिका जो डिसेंट्री कॉज करता है, उसके भी जो स्पोर्स हैं वो फीकल मैटर के साथ बाहर आता है और इन्फेक्टेड फूड एंड इन्फेक्टेड वाटर के जरिए दूसरे हेल्दी पर्सन में जाकर डिजीज़ कॉज करता है। और लास्ट एक कैटेगरी आती है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जिसमें सेल वॉल नहीं होता, इट इज़ जस्ट स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म विथ लॉट्स ऑफ न्यूक्लियस टुगेदर। ये सैप्रोफाइटिक है, यूजुअली प्लांट बॉडी में ये पाया जाता है। इससे पहले कि फंजाई की बात करूं, जो प्रोटिस्टा है उसमें जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों हैं। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली बाइनरी फ्यूजन या मल्टीपल फ्यूजन के जरिए होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंजुगेशन होता है। अब बात करते हैं फंजाई की। फंजाई सैप्रोफाइट है जैसा कि बताया जा चुका है और मल्टी सेल्यूलर भी है। इसका जो वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, दिस इज़ द डिफरेंस, एंड इट इज़ फिलामेंटस, द सेल्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म फिलामेंट्स। In some cases the interseptal wall is absent so that all the nucleus seems to put together। तो अगर सेल वॉल है इन बिटवीन तो इसको कहते हैं सेप्टेड, और अगर नहीं है तो आसेप्टेड। इस तरह से इसकी जो ब्रांचिंग्स हैं, ये एक एक सिलेंडर स्ट्रक्चर जो है उसको कहते हैं हाइफी, और द ओवरऑल बंच उसको कहते हैं माइसेलियम। तो ये फंगस में आप पढ़ चुके हो कि द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स टुगेदर कॉल्ड एज माइसेलियम एंड द सिंगल स्ट्रैंड्स कॉल्ड हाइफा, प्लूरल हाइफी। तो हाइफी दो तरह का हो सकता है, सेप्टेड या आसेप्टेड। और फंजाई का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड डिफरेंट, और बॉडी में तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, दो तरह के ही बॉडी होते हैं, सेप्टेड एंड आसेप्टेड। तो क्लासिफिकेशन का बेस बनाया गया है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। इनमें अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्पोर्स दे आर बीइंग क्लासिफाइड। तो आपको ये भी जानना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये क्लासिफिकेशन है फंजाई की। फाइकोमाइसिटीज जो हैं इसमें जो बॉडी होता है वो आसेप्टेड टाइप का होता है, यानी सारे न्यूक्लियस जो हैं एक ही साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट में होते हैं, और उसमें जाइगोस्पोर बनता है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो दो फंजाई हाइफी ऑफ टू डिफरेंट फंजाई ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी मेल एंड फीमेल मान लेते हैं। तो जब दो फंजाई के माइसेलियम जब आपस में यूँ कनेक्ट करते हैं, हाइफी कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ फ्यूजन होता है और उसके बाद उसके न्यूक्लियस इंटरमिक्स होते हैं, जिसमें से सारे न्यूक्लियस डिसअपीयर करते हैं एक्सेप्ट वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। वो दोनों फ्यूज़ करता है तो बनता है जाइगोट, जिसको कहते हैं जाइगोस्पोर। इसी जाइगोस्पोर से फिर मियोसिस होता है और अगला जनरेशन क्रिएट होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें तो यहाँ पर इस तरह से स्पोर्स बनते हैं, आप राइजोपस में देख चुके हो। ये जो स्पोर्स हैं जो स्पोरेंजिया में बनते हैं, जब ये ड्राई होता है तो यहाँ से निकलता है, और जब भी उसको डैम्प एंड सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है इट ग्रोज। म्यूकर एंड राइजोपस आर द एग्जाम्पल्स। तो यहाँ स्पोर्स जो है वो अंदर बनता है, इसलिए इसको एंडोजेनस स्पोर्स भी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कस यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, अगर मान लो एक तरफ से पॉजिटिव और एक तरफ से नेगेटिव, दोनों के जो सेल्स हैं सेप्टेड टाइप हैं, सेप्टेड, तो ये दोनों जब फ्यूज़ करेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा ये 2n। अब इसमें होगा मियोसिस, ये ग्रो करता जाएगा, स्ट्रक्चर ग्रो करेगा, तो आप जानते हो कि 4 या फिर इन टोटल 8 स्पोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर एस्कस यानी इसमें यूजुअली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट फ्रैगमेंटेशन से ही होता है, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव न्यूक्लियस जो है आपस में फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं, जो इमीडिएटली मियोसिस में जाता है एंड 4 सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। दिस 4 मे डुप्लीकेट वंस मोर और मे नॉट, यानी 4 या टोटल 8 स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ स्पोर्स बनने की वजह से क्रॉसिंग ओवर का जो एविडेंसेस है कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो जीन का एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है, उसको स्टडी करने के लिए
न्यूरोस्पोरा जिसमें टोटल 8 स्पोर्स बनते हैं, दिस इज़ वेरी मच यूज़फुल इन जेनेटिक रिसर्च। इसलिए न्यूरोस्पोरा अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको लर्न करना है। अनदर एग्जाम्पल इज़ एस्परजिलस। अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ की, जिसमें बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। एक्सोजेनस है ये। बेसिडियोमाइसिटीज़ में वो बड़े बड़े फंचाई आते हैं, क्लब फंचाई है, पफ फंचाई है, ब्रैकेट फंचाई है, जिसमें एगारिकस एक एग्जाम्पल है। इसमें आप देखते हो किस तरह से स्ट्राइप है और फिर ये कैप है। यहाँ जो ये स्ट्राइप्स है जो इनसाइड आपको नज़र आते हैं, ये यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। तो एक्चुअली ये जो पूरा स्ट्रक्चर ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। होता ये है कि सॉइल में जब स्पोर्स ग्रो करते हैं तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ता है। तब जब जुड़ता है तो फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद डाइकैरियोटिक कंडीशन, यानी 2 न्यूक्लियस, डाइकैरियोटिक, याद रखें, डाइकैरियोटिक, 2 न्यूक्लियस विद इन द सेम सेल, ये मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो इसके जितने भी प्रोडक्ट सेल्स हैं सब में डाइकैरियोटिक। रिमेंबर, ये जो सेल डिवीजन हो रहा है न्यूक्लियस के फ्यूज़न के पहले ही हो रहा है। तो सेल डिवीजन करता जाएगा और करते करते अल्टीमेटली इट विल ग्रो एंड इट विल डेवलप इनटू ए स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो इसके अंदर जितने स्ट्रक्चर्स हैं सारे डाइकैरियोटिक हैं। अब उसमें जिसमें दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाएंगे वो 2n जाइगोट। अब इसमें जिसमें दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाएगा वो कहलाएगा 2n जाइगोट। तो ये जो जाइगोट है इसमें होगा मियोसिस। तो एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस, और इस 4 न्यूक्लियस से इसको हम कहेंगे बेसिडियम, और ये जो सेल्स हैं यूं ग्रो करेंगे, इसको कहेंगे बेसिडियोस्पोर्स। दीज आर कॉल्ड बेसिडियोस्पोर्स। और यही जो बेसिडियोस्पोर्स है फिर यहाँ से डिटैच होकर के गिरेंगे और इसमें 50% पॉजिटिव स्ट्रेन के होंगे और 50% नेगेटिव स्ट्रेन के होंगे। एक बार फिर मिट्टी में पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिक्स करेगा, डाइकैरियोटिक कंडीशन होगी और डाइकैरियोटिक कंडीशन में ग्रो करेगा। और फिर इसमें किसी किसी सेल में जहाँ पर फ्यूजन होगा उसमें मियोसिस होगा। दिस इज़ द वे हाउ बेसिडियोमाइसिटीज़ डेवलप बेसिडियोस्पोर्स। बात करते हैं डिटेरोमाइसिटीज़ की, जिसको फंजाई इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। फंजाई इम्परफेक्ट इसलिए कि ये यूनिसेल्यूलर है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कभी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता है। ये जब भी रिप्रोड्यूस करता है आसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करता है। तो ये कोनिडियोस्पोर्स यूँ बनाता है, एक के बाद एक वो सेल डिवाइड करता जाता है और एक चेन बनता है। तो एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन दे अपीयर एज चेन लाइक स्ट्रक्चर एज कोनिडिया। इसलिए इसको फंजाई में रखा गया है, इम्परफेक्टी में रखा गया है कि इसका रिप्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल फंजाई जैसा है जिसमें कोनिडिया बनता है। ये कोनिडिया यहाँ एस्कोमाइसिटीज़ में, एस्परजिलस में भी बनता है। आसेक्सुअली अगर ये रिप्रोड्यूस करे तो, मोस्टली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, अगर आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें तो इसमें भी यूँ ही कोनिडिया बनता है। तो यहाँ कोनिडिया दिखाऊं, सेप्टेड स्ट्रक्चर है और सेल डिवाइड करता जाएगा लाइक दिस। तो ये एक स्पोर्स है जिसको कहते हैं कोनिडिया। तो ऐसा ही स्पोर्स यहाँ पर भी बनता है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी नहीं होता है, जब भी होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और कोनिडिया के जरिए ही होगा। सो दिस इज़ अबाउट फंजाई। तो प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम अलग अलग डिस्कस होगा अलग चैप्टर में।